विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में चट्टान या सेल के बारे में पढ़ा। सेल क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, सेलों का निर्माण कैसे होता है। इसी संदर्भ में जो अगला इस यूनिट का लेसन है, जो सेल वाला लेसन हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो अगले लेसन की बात कर रहे हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम भू आकृति जानते हैं। भू आकृति क्या है? तो पृथ्वी पर जितनी भी आकृतियां बनी हुई है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां जो भी है, उनको हम क्या बोलते हैं? भू आकृतियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भू आकृतियां। और ये जितनी भी भू आकृतियां बनी हैं, वो हमारे पृथ्वी पर होने वाली हलचलों के कारण बनी है। और ये हलचलें हैं वो कुछ बलों पे निर्भर करती है। वो बल है, वो दो प्रकार के बल हैं। एक तो कौन से? अंतर्जात बल और एक बहिर्जात बल। कहने का मतलब इन भू आकृतिक क्रियाओं को जो गठित करते हैं, वो कारक कौन से हैं? वो कारक है भू आकृतिक कारक। कौन से हैं? भू आकृतिक कारक। कौन से हैं? भू आकृतिक कारक। और ये भू आकृतिक जो कारक है, वो इन भू आकृतिक क्रियाओं का गठन करते हैं और इन भू आकृतिक क्रियाओं में बदलाव करते हैं। और इन कारकों के आधार पर ही दो प्रकार के बल हमारे सामने हैं। एक तो भू आकृतिक कारकों में अंतर्जात बल और एक आपका बहिर्जात बल। ये भू आकृतियां है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि पृथ्वी का जब निर्माण हुआ, निर्माण के साथ ही पृथ्वी जब शीतलन अवस्था में आने लगी, तो यहाँ पे महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के बाद पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। और वर्तमान में भी बहुत सारे हलचलें हैं वो हमारी पृथ्वी पे होती है। कुछ हलचलें हैं वो प्रभावी है, कुछ हलचलें हैं वो धीमी गति से होती है, कुछ हलचलें हैं वो धरातल को उबड़ खाबड़ करती है, कुछ हलचलें हैं वो धरातल को समतल कर देती है। इन्हीं भूपटल की क्रियाओं में हम जो बल है, इन बलों का हम सामान्य प्रतिरूप देखते हैं, फिर इनको डिटेल से आगे एक एक करके पढ़ेंगे। अंतर्जात का मतलब है आंतरिक बल, जो पृथ्वी के धरातल के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है। और ये बल क्यों उत्पन्न होता है? इसके पीछे रीजन है कि हमारी पृथ्वी का धरातल है, उसमें दाब, ताप, घनत्व तीनों में अंतर पाया जाता है। और ये अंतर है जब बाहरी चट्टानों में विखंडन होता है, तो ये अंतर है जो दाब, ताप और घनत्व है आंतरिक भाग में जाएंगे, ज्यादा हो जाता है। अब जैसे ही बाहरी चट्टानों में दबाव बढ़ता है, तो ये जो परिवर्तन है वो आंतरिक जो संरचना में दिखाई देता है। किसका? दाब, ताप, घनत्व का एक निश्चित रेशो होता है, उसमें अचानक क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है। और परिवर्तन किसके कारण आया? बाहरी दबाव हटने से। बाहरी दबाव हटने से जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन से ये आंतरिक बल जो है वो क्या होते हैं? प्रबल हो जाते हैं। आंतरिक बल क्या होते हैं? प्रबल हो जाते हैं। और ये आंतरिक बल क्या करते हैं? ऐसी भयानक विनाशकारी हलचलें उत्पन्न करते हैं जिससे पृथ्वी पर भू आकृतियों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भू आकृतियों का निर्माण होता है। अब हमने इन बलों में दो बल डिवाइड किए हैं। एक तो बहुत जल्दी घटना घटित होती है, एक क्या होती है? दीर्घकालिक। कुछ आंतरिक बल ऐसे हैं जो दीर्घकालिक घटना को जो संचालन करते हैं, और कुछ बल ऐसे हैं जो आपकी तुरंत यानी बहुत ही जल्दी घटना का संचालन करते हैं, परिवर्तन करते हैं, निर्माण करते हैं। इनमें हमने ज्वालामुखी और भूकंप, इन दोनों को पढ़ा है। एक बार देख लेते हैं। ज्वालामुखी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जब बाहरी दबाव हटने से आंतरिक लावा है वो क्या होता है? पिघलता है। आंतरिक जो जिसे मैग्मा बोलते हैं, वो मैग्मा पिघलता है। और मैग्मा पिघल करके और कहाँ आता है?
धरातल के ऊपरी भाग में आता है और धरातल के ऊपरी भाग में आकर के जमाव करता है। कई बार यह मैग्मा जो है वो आंतरिक जो क्रेटर है उसके आंतरिक भाग में जो फंसे हुए पदार्थ या लावा है उसके कारण भयंकर विस्फोट के साथ भी निकलता है, तब भी क्या करता है, हलचलें निर्मित करता है। और इसके साथ ही साथ ये जो लावा है ये बाहरी भाग में आकर के किसी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण करता है, किसी भाग में आपके पठारों का निर्माण करता है, किसी क्षेत्र में झीलों का निर्माण करता है। तो ये कई प्रकार के निर्माणकारी जो क्रियाकलाप है वो ज्वालामुखी के कारण होते हैं। साथ ही साथ कई बार ज्वालामुखी है जो भी मैंने बोला विस्फोट के साथ बाहर आता है तो कई भागों का विखंडन भी करता है, कई भागों का विखंडन भी करता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के बारे में हमने पढ़ा है पहले। भूकंप क्या है, भूकंप भी बाहरी जो दबाव है वो कम होता है या पृथ्वी के आंतरिक भाग और बाहरी भाग में चट्टानों का जो है एक जो समष्टि रूप है कि ऊपरी भाग में जितना दबाव है निचले भाग में भी जितना दबाव है वो रहेगा, जितनी गहराई जितनी ऊंचाई उतनी ऊपरी भाग में है उतनी ही गहराई वो निचले भाग में भी रहेगी। ये सिद्धांत कौन सा है, समस्थिति सिद्धांत एरी और प्राट का। तो ये रूपरेखा अगर ऊपरी भाग में कम होता है तो निचला भाग क्या होगा, वहां हलचल उत्पन्न हो जाएगी या किसी कारणवश निचले भाग का जो गहराई है वो ज्वालामुखी उद्गारित मैग्मा के आधार पे मान लो या किसी भी अन्य कारण से वो कम होती है तो ऊपरी भाग में भी क्या होगा, हलचल होगा। वो अपनी नींव का है, नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही ऊपर तक हम मकान निर्मित कर सकते हैं। तो ये रूपरेखा समष्टि सिद्धांत है। इसके दौरान ऊपरी भाग है पृथ्वी का, उसके अंदर जो क्रस्ट है, क्रस्ट के अंतर्गत जो हमारी स्थलाकृतियां बनी है उनमें अंतर आता है, चाहे वो बाहर जनित बल है चाहे वो अंतर जनित बल है। उन बलों के अंतर के कारण अगर बाहरी चट्टानों में बदलाव आता है तो आंतरिक चट्टानों में हलचल उत्पन्न हो जाती है, फलस्वरूप क्या आता है, भूकंप आता है। या बाहरी भागों में दबाव बढ़ गया तो भी आंतरिक भागों में हलचल आएगी, दबाव घट गया तो भी आंतरिक भागों में क्या आएगी, हलचल आएगी। और ये किसका परिणाम है, भूकंप का परिणाम है। इसके बाद हम बात करें भूस्खलन। क्या है, भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है कि जब पृथ्वी के जो बाहरी भाग है उनमें जो बड़ी स्थलाकृतियां है उन स्थलाकृतियों के आधार की समाप्ति हो जाती है। आधार समाप्त हो जाए, चाहे वो जैविक क्रियाओं से हो, चाहे वो रासायनिक क्रिया से हो, चाहे वो मानवीय क्रिया से हो, किसी भी क्रिया से उसका आधार समाप्त हो गया तो वह भाग वह खंड टूट करके वो एक साथ नीचे आता है। कई बार इस क्रिया में जल की जो सहभागिता हो जाती है तो यहाँ पे भयंकर बाढ़ आती है और इस क्रिया के माध्यम से जो भूस्खलन आता है वो भयंकर तबाही का कारण बनता है, भयंकर विनाश का कारण बनता है। उत्तराखंड त्रासदी थी वो इसी का एक परिणाम थी, इसी का एक रूप थी जिसके कारण भयंकर विहंगम परिणाम हमारे सामने आए। तो आकस्मिक घटनाएं हैं वो ऐसी है कि जो बहिर्जनित या दीर्घकालिक घटनाएं हैं वो लंबे समय तक क्रियाएं करती है, लेकिन आकस्मिक घटनाएं तुरंत कुछ क्षण में नवीनतम क्रियाओं का संचालन कर देती है, नवीनतम आकृतियों का निर्माण कर देती है। अब देखते हैं दीर्घकालिक या पटल विरूपण। देखो पटल विरूपण शब्द है, पटल यानी होता है अपनी प्लेट, परत, क्रस्ट और उसका रूप परिवर्तन होना, वो कहलाएगा पटल विरूपण। इसमें महाद्वीप का निर्माण और पर्वत का निर्माण दो क्रियाएं बताई गई है। महाद्वीप का निर्माण जिसमें दो क्रियाएं बताई, एक तो ऊपरी मुखी और एक अधोमुखी, एक तो ऊपरी मुखी और एक अधोमुखी। ऐसी क्रियाएं जिसमें महाद्वीप का उत्थापन हुआ बलों के कारण, महाद्वीप क्या कई भाग जो है वो क्या हो गए, ऊपर की ओर उठ गए, ऊपर की ओर उठ जाते हैं, वो क्या है, ऊपरी मुखी क्रियाएं हैं। अधोमुखी क्रियाएं हैं कि कई कारण ऐसे होते हैं बाहरी हलचलें
जिसके कारण जो महाद्वीपीय खंड है वो गहराई में क्या होते हैं, चले जाते हैं, उनको अधोमुखी क्रियाएं कहते हैं। तो ये महाद्वीपीय क्षेत्र में अधोमुखी और ऊपरीमुखी जो क्रियाएं हैं वो महाद्वीपों के निर्माण में सहायक होती है। इसके अलावा पर्वत निर्माणकारी है, जिसमें एक तो है टेंशन इन तनाव, एक है संपीड़न। तनाव क्या होता है, जब हमने पढ़ा है पहले अपसरण, दो प्लेटों में परस्पर विपरीत दिशा की ओर संचलन क्या कहलाएगा, तनाव। ये अपसरणी है, जिसके कारण आपके पर्वत निर्माणकारी हलचलें होती है, और पर्वत निर्माणकारी हलचलों में यहाँ क्या आता है, भ्रंश आ जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, भ्रंश, दरार या चटकाने पड़ जाती है। कोई पदार्थ को, कोई भी चीज को हम, कोई कागज है उसको हम विपरीत दिशा में खींचेंगे तो फट जाएगा या उसमें दरार आ जाएगी। तो ये तनाव है, ये घाटियों का निर्माण करता है, और ये घाटियां जो बनती है, और साथ ही साथ ये अपसरण होता है अगर किसी भी चट्टान से जाके टकराया तो वहां पर पर्वत निर्माणकारी हलचलों का निर्माण होगा। जैसे आपके एंडीज पर्वत श्रृंखला बनी है, जैसे रॉकीज पर्वत श्रृंखला बनी है। जब अमेरिका का क्या हो रहा था, विस्थापन हो रहा था, तब अमेरिका है वो सियाल जो परत है वो सीमा से टकराई और यहाँ परत में अवरुद्धता आ गई, फलस्वरूप यहाँ पे रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वतमालाओं का निर्माण हुआ। ये आपके तनाव का कारण है। इसका तनाव का हुआ था आपके इसमें अटलांटिक महासागर में। एक जगह जहां तनाव हुआ वहां दरारें आई, यहाँ क्या बढ़ गए, भ्रंश, और भ्रंशों के माध्यम से ज्वालामुखी उद्गार हुआ और मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ, और विपरीत क्षेत्र में यहाँ पे पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ। अब हम बात करें संपीड़न की, तो संपीड़न क्या है, संपीड़न आपका वही अभिसरण, दो प्लेटों का एक दिशा की ओर आना, ये क्या कराएगा, संपीड़न। जब संपीड़न होगा तो यहाँ पे वलन पड़ जाएंगे, दो भाग हैं, दो भाग जब पास आ रहे हैं तो पास आने से ये फोल्ड होंगे, क्या होंगे, फोल्ड होंगे, या तो नीचे की ओर होंगे या ऊपर की ओर होंगे। दो भाग हैं, ये पास आ रहे हैं, या जब पास आएंगे तो ये फोल्ड होंगे, या तो ऊपर की ओर होंगे या नीचे की ओर होंगे। तो इसके कारण घाटियां भी बनती है और आपके पर्वत भी बनते हैं। हिमालय पर्वत है वो इसी वलन का प्रतिरूप है और नवीनतम वलित पर्वत जिसे बोलते हैं। संचलन, और ये जो संचलन है वो संपीड़न को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि संपीड़न जो होगा उसमें दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही है, तो इन प्लेटों के संचलन के दौरान नव निर्माण होगा भूआकृतिक प्रक्रियाओं का, पर्वतीय खंड बनेंगे भी, टूटेंगे भी। ये क्रियाएं हैं वो किसके कारण उत्पन्न होगी, संचलन के कारण। ये संचलन है वो आपने पढ़ा था विस्थापन में, कौन कौन से बलों से, एक तो ध्रुवीय बल है, ज्वारीय बल है, भूमध्य रेखीय उभार है, इसके कारण ये सामान्यतः संचलन होता है। तो अंतर्जात बल जो है आकस्मिक भी है और दीर्घकालिक भी है। दीर्घकालिक रूप से महाद्वीप और पर्वतों का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है, और आकस्मिक जो है उसमें अचानक जो नवीनतम क्रियाएं हैं, नवीनतम स्थलाकृतियां हैं, जिसमें पर्वत भी बन सकते हैं, मैदान भी बन सकते हैं, पठार भी बन सकते हैं, झीलें भी बन सकती है, ये क्रियाएं होती है। ये काफी लंबे समय तक चलती है और थोड़े समय में परिवर्तन कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं अपक्षय अपर्दन बहिर्जनित क्रियाएं। और बहिर्जनित क्रियाएं हैं वो बाहरी क्षेत्र में चलती है, और ये बाहरी क्षेत्र में ये क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा संचालित होती है, तो हमारी बाहरी जो
क्षेत्र में या पृथ्वी के बाहरी भाग में यानी भूपटल पर जो कारक जिम्मेदार है, जैसे नदी है, हिम नदी है, पवन है, ये कारक है, इन कारकों के माध्यम से ये क्या होती है, प्रभावित होती है। और इन नदी, हिम नदी, पवन, इन सबको हम भू आकृतिक कारक कहते हैं। क्या बोलते हैं? भू आकृतिक कारक। अब एक प्रश्न आता है कि भू आकृतिक प्रक्रिया और भू आकृतिक कारक में क्या अंतर है? तो सामान्य सी बात है कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, उनको घटित करने वाला, उसको घटित करने वाला कौन होता है? भू आकृतिक कारक होता है। भू आकृतिक प्रक्रिया को घटित करने वाला कौन होता है? भू आकृतिक कारक होता है। नदी, हिम नदी, पवन, धारा, ये जो भी है सारे के सारे क्या है? भू आकृतिक कारक है, जो भू आकृतियों का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से भू आकृतिक कारक हैं। तो जितने भी बहिर्जनित जो बल है उनको हम एक शब्द के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं या एक शब्द के माध्यम से बोल सकते हैं, अनाच्छादन की क्रियाएं। अनाच्छादन, अनाच्छादन, छादन यानी आवरण, और अना यानी आवरण हटाना, आवरण हटाना। जो हमारी आकृतियां है, इन आकृतियों को काटना, विखंडित करना, उनको हटाना। यानी ये क्रियाएं तो है, वो तो क्या करती है? ऊबड़ खाबड़ स्थिति का निर्माण करती है। और ये क्रियाएं हैं वो उस क्षेत्र का समतल प्रतिरूप बनाने का निर्माण करती है। ये तो ऊबड़ खाबड़ का, और ये इसका समतल प्रतिरूप बनाने का निर्माण करेगी। तो समतल प्रतिरूप बनाने का निर्माण बहिर्जात बल करता है, और आंतरिक बल है उबड़ खाबड़ प्रतिरूप बनाने का कार्य करती है। अपक्षय क्या है? अपक्षय देखो, अपक्षय में तीन क्रियाएं सम्मिलित होती है, एक भौतिक, एक रासायनिक और एक जैविक। यानी भौतिक यानी सूर्य के प्रकाश, रासायनिक यानी जल, और जैविक यानी वनस्पति और जीव जंतु। इन तीनों के कारण चट्टानी खंडों का टूटना और टूट करके गिरना क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। भौतिक, रासायनिक और जैविक, भौतिक, रासायनिक और जैविक। भौतिक का स्रोत है सूर्य। सूर्य से चट्टानें जो ताप प्राप्त करेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, सिकुड़ेगी, जिसके कारण चट्टानों के बॉन्ड टूट जाते हैं, और चट्टानों के बॉन्ड टूटने से चट्टानें हैं विखंडित होकर गिर जाती है। रासायनिक है, चट्टानों के आंतरिक भागों में दरारों में जल जाएगा, और जल जाकर के जब शीतलन होगा तो जमेगा, और जब ताप मिलेगा तो पिघलेगा। तो जमने और पिघलने से वो दरारों को क्या करेगा? बड़ी करेगा, और अंत में उस चट्टान को तोड़ करके गिरा देगा। जैविक जो जीव है वो क्या करते हैं? अपना आवास बनाते हैं, उस दौरान क्या है? चट्टानों का विखंडन कर देते हैं। दूसरा जो पेड़ है, जब मृत प्राय हो जाते हैं तो जड़ें उसकी चट्टानों में है, वो जड़ें सिकुड़ेगी, तो पेड़ के जो जड़ें सिकुड़ने से चट्टानों के बॉन्ड है वो टूट जाते हैं, और चट्टानें क्या होती है? टूट करके नीचे गिर जाती है। तो अपक्षय सामान्यतः चट्टानी खंडों का अपने स्थान पर ही, यानी स्वस्थाने विखंडन, स्वस्थाने विखंडन क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। अपने स्थान पे टूट करके नीचे गिरना क्या कहलाएगा? अपक्षय कहलाएगा। और अपक्षय स्टैटिक होता है। अपक्षय के बाद जो टूटा हुआ पदार्थ है उसको ये अपर्दन, अपर्दन का मतलब है एक स्थान से जो बहिर्जनिक बल है, नदी, हिम नदी, पवन आदि के माध्यम से उन पदार्थों को तोड़ना और तोड़ करके ले जाना, तोड़ करके ले जाना। ये एक तो है, इसमें दो प्रकार के हो गए, एक तो अपग्रसन और एक है सन्निग्रसन। जो पदार्थ पड़ा हुआ है उस पदार्थ में अपग्रसन करके और ये उसको तोड़ करके ले जाएंगे। अब टूटे हुए पदार्थ में जो बल है, सॉरी ये कारक है, इन कारकों के आंतरिक भाग में वो पदार्थ आपस में घर्षित होकर के और क्या होते हैं? विखंडित
हो जाते हैं वो क्रिया कहलाएगी सन्निकर्षण। तो अपर्दन क्या है कि जो विखंडित पदार्थ है या जो पदार्थ विखंडित नहीं है, चट्टाने हैं, उसके संदर्भ में जब बहिर्जनित बल या बहिर्जनित कारक है, जो भूआकृति कारक है, नदी, हिम नदी, पवन, धारा, तरंग, ये जो कारक सामने आते हैं तो उन कारकों से वह पदार्थ क्या होता है, ग्रसित हो जाता है, काटा जाता है। और ये काटने की प्रक्रिया अपर्दन कहलाती है। इसमें परिवहन भी क्या होता है, शामिल होता है। क्या होता है, परिवहन भी शामिल होता है। तो अपक्ष, अपर्दन, फिर इसके बाद जो प्रक्रिया है वो है निक्षेपण। ये जमाव करने की है। निक्षेपण क्या है, जमाव करने की प्रक्रिया है। तो अपक्ष, अपर्दन, पर्वत निर्माणकारी, महाद्वीप और आकस्मिक घटनाओं में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये सारे के सारे जो बल है वो एक तो बहिर्जनित और अंतर्जनित बल है, जो किसका निर्माण करते हैं, भूआकृतियों का। किसका निर्माण करते हैं, भूआकृतियों का। और यह है भूआकृतियां है, भूआकृतिक जो प्रक्रियाएं हैं वो पृथ्वी के समस्त भागों में संचालित होती रहती है और इस संचालन से नवीनतम निर्माण हमें दिखाई देते हैं। ये जो भी क्रियाएं हैं, जो ये बल है, कई घटनाओं का संचालन करते हैं जिससे विभिन्न भागों में मानव का विनाश भी होता है, जन और धन की हानि भी होती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इन सभी घटनाओं का डेप्थ तक हम अध्ययन करें, जिससे इनकी प्रकृति को हम जान पाए। और इनकी प्रकृति को जान पाएंगे तो हम इनके बचने के, इनसे बचने के उपायों का भी हम सृजन कर सकेंगे। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भूआकृतिक प्रक्रियाएं और भूआकृतिक प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए, संचालित करने के लिए जो बल है वो पढ़े। और ये बल जो है इनके निर्माण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगले वीडियो के माध्यम से हम इन बलों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। धन्यवाद।